नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हुए हम आज की क्लास में शुरुआत कर लेते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की, जो कि आपकी किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो, अभी हाल ही में होने वाली एनटीए नेट की परीक्षा हो, हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए काफी मददगार ये क्लास रहेगी, क्योंकि इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को पीवाईक्यू को करते हुए हम जो है आगे बढ़ रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं में आपका स्कोर बढ़ाने में काफी मददगार साबित होगा। तो हमारे इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण हिंदी साहित्य से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रश्नों को करते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। प्रश्न नंबर 1 से कर लेते हैं शुरुआत। ब्रिज भाषा और अवधि किस काल की काव्य भाषाएं है? ये आप सभी को पता है, ब्रिज भाषा और अवधि किस काल की काव्य भाषाओं के अंतर्गत आएगी। यानी कि ब्रिज भाषा और अवधि भाषा में किस काल में रचनाएं लिखी गई, काव्य लिखे गए? तो प्राचीन काल में, या फिर मध्यकाल में, या आधुनिक काल में, या वैदिक काल में? तो सही आंसर है आपका मध्यकाल में। मध्यकाल के अंतर्गत इसमें आएगा हमारा पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल, या जिसे हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं, भक्ति काल। और दूसरा है हमारा उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल यानी कि हमारा है रीतिकाल। तो मध्यकाल यानी कि भक्ति काल और रीतिकाल, दोनों कालों में हमें ब्रज भाषा और अवधी भाषा में रचनाएं देखने को मिली। यानी कि कहने का मतलब है कि भक्ति काल के अंतर्गत तो ब्रज भाषा और अवधी दोनों भाषाओं में रचनाएं देखने को मिली। ब्रज भाषा में जैसे कि सूरदास जी कवि हुए हैं, सगुण काव्य धारा के, कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि, और सूरदास ने अपनी रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी है। नंददास जैसे जितने भी अष्टछाप के प्रमुख कवि हुए हैं, सभी ने ब्रज भाषाओं में रचनाएं लिखी है। और अवधी भाषा में सबसे बड़ा महाकाव्य लिखा गया रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास जी ने लिखा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बात करें रीतिकाल की, तो रीतिकाल में अवधी भाषा में रचना नहीं हुई, लेकिन ब्रज भाषा में रचना हुई है। यानी कि पूरा का पूरा रीतिकाल जो है ब्रज भाषा में लिखा गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा मध्यकाल। मध्यकाल यानी भक्ति काल और रीतिकाल दोनों इसके अंतर्गत आ जाएंगे मध्यकाल में। तो दोनों जो है ब्रज भाषा और अवधी भाषा में रचनाएं लिखी गई दोनों कालों में। तो सही आंसर हमारा बी होगा। इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य हम देख लेंगे, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफी मददगार रहेंगे। इन्हीं तथ्यों में से प्रश्नों को पूछा जाएगा। तो देखते हैं। ब्रज भाषा यह पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है। तो आपको पता ही है, शोर शैनी अपभ्रंश से निकलने वाली, शोर शैनी अपभ्रंश से कौन सी हिंदी निकली? पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी के ये जो 5 उपभाषाएं रही है, उनके अंतर्गत आती है हमारी ब्रज भाषा। जैसे खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी, ये सभी जो है शोरशैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी से निकली है। इसका आरंभ रूप आदिकालीन साहित्य में पिंगल तथा मध्यकाल में भाका नाम से मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आदिकाल साहित्य में पिंगल, पिंगल यानी कि अपभ्रंश प्लस ब्रिज, तथा मध्यकाल में जो है भाखा नाम से मिलता है इसका आरंभिक रूप। तो ध्यान रखना है। उपबोलियां, ब्रज भाषा की जो उपबोलियां है वे कई बार पूछ ली जाती हैं। अंतर्वेदी किस भाषा की उपबोली है? तो ध्यान रखना है ब्रज भाषा, भरतपुरी या मातुरी। तो ये आपको ध्यान रखने हैं तथ्य। उसके बाद बात करें अवधि की, तो अवधि बोली जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, जो कि अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। अर्धमागधी, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। किस अपभ्रंश से निकली है? अर्धमागधी अपभ्रंश। उसके बाद यह उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में बोली जाती है अवधि। अवध शब्द की व्युत्पत्ति अयोध्या से हुई, ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। और इसे बेसवाड़ी भी कहा जाता है। कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस भाषा को बेसवाड़ी नाम से भी जाना जाता है? तो ध्यान रखना है अवधि। अवधि को जो है बेसवाड़ी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 के काफी इंपोर्टेंट तथ्य आप लोगों ने देख लिए। प्रश्न नंबर 2 इसी तरह प्रश्न नंबर 2
जितने भी हम प्रश्न करेंगे उसके इम्पोर्टेंट तथ्यों को भी साथ-साथ रिवीजन करेंगे ताकि तथ्यों की बार-बार रिवीजन हो सके और आप जो है परीक्षा में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओ। अधिक से अधिक प्रश्नों को सही कर पाओ क्योंकि आसान-आसान प्रश्नों की जब हम रिवीजन नहीं करते हैं तो वे हमारे परीक्षा में गलत हो जाते हैं जिससे हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो बिल्कुल भी आपको जो है ये नहीं करना है कि हमें आसान प्रश्नों को स्किप करते हुए चलना है या तथ्यों की रिवीजन नहीं करनी है। जितनी अधिक आप तथ्यों की रिवीजन करोगे उतने ही आप जो है ज़्यादा सही प्रश्नों को कर पाओगे और अपना स्कोर बढ़ा पाओगे। तो मैं आपको बार-बार यही बात बोलती हूँ कि सफलता का राज होता है निरंतर अभ्यास। तथ्यों की बार-बार रिवीजन ही आपको सफलता दिलाएगी। तो देखते हैं भारतेंदु युग की किस पत्रिका को आधुनिक हिंदी की प्रथम गौरवपूर्ण पत्रिका माना जाता है? तो आधुनिक हिंदी की प्रथम गौरवपूर्ण पत्रिका का नाम पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है तो भारतेंदु जी की पत्रिका रहेगी और उस पत्रिका का नाम क्या है? कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हिंदी प्रदीप या ब्राह्मण। तो इनमें से ये दो पत्रिकाएं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है भारतेंदु युग की, लेकिन हिंदी प्रदीप जो है भारतेंदु जी की नहीं है और ना ही ब्राह्मण, लेकिन है भारतेंदु युग के अंतर्गत ही। तो ये आपको ये ध्यान रखना है ये दोनों लेखक भी भारतेंदु युग में ही हुए हैं। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, ब्राह्मण जो है प्रताप नारायण मिश्र। तो आपको ध्यान रखनी है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पत्रिका को आधुनिक हिंदी की प्रथम गौरवपूर्ण पत्रिका माना जाता है और वो पत्रिका है कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पत्रिका है, 1868 में प्रकाशित हुई थी। हरिश्चंद्र मैगजीन भी भारतेंदु जी की ही है, लेकिन आधुनिक हिंदी की प्रथम गौरवपूर्ण पत्रिका यहाँ पर पूछी गई है। तो आपको ध्यान रखना है कवि वचन सुधा आंसर होगा। एक और अन्य पॉइंट हम देख लेते हैं। 1867 में काशी से प्रकाशित 1867 या फिर कहीं कहीं आपको 68 भी देखने को मिलेगा तो ध्यान रखना है। आई थिंक 1868 है। कवि वचन सुधा ने हिंदी पत्रिका और साहित्य को नई दिशा दी। तो आप इसका प्रकाशन वर्ष कमेंट बॉक्स में लिख करके एक बार बता सकते हो ताकि कंफ्यूजन दूर हो। तो इसलिए इसे ऐतिहासिक महत्व भी प्राप्त है। तो आपको ध्यान रखना है। तो ये पत्रिका जो है कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा निकाली गई, संपादित की गई और इसे आधुनिक युग की प्रथम गौरवपूर्ण पत्रिका कहा गया। इसके अलावा भारतेंदु जी ने हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी जैसी पत्रिकाएं भी निकाली है। तो ध्यान रखना आपको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक यहाँ पर कथन दिया गया है तो देखते हैं। पूछा गया है कि ये कथन किसका है? यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वंशस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। यहाँ पर काव्य के बारे में कहा गया भी, काव्य अर्थात कविता के संबंध में क्या कहा गया है? यह कथन किसके संदर्भ में है? तो यही पूछ लिया गया। मैंने सोचा ये पूछा गया ये कथन किस विद्वान के द्वारा कहा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है रामचंद्र शुक्ल जी का है ये कथन, रामचंद्र शुक्ल। अगर ये पूछ लिया जाए ये कथन किसका है तो रामचंद्र शुक्ल ने कविता के बारे में ये कहा है कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वंशस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। तो ध्यान रखना है। और ये किसके बारे में कहा गया है? बिहारी सतसई जैसे मुक्तक काव्य के बारे में इन्होंने बोला है रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो आंसर है हमारा कविता या मुक्तक। तो ये आपको ध्यान रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की सतसई की प्रशंसा करते हुए मुक्तक काव्य की विशेषता यहाँ पर बताई गई है। तो यह प्रसिद्ध उपमा दी है प्रबंध काव्य यदि चुना हुआ प्रबंध काव्य विस्तृत वंशस्थली है तो मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 4 दिया गया है। छायावाद सथुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है बल्कि खोती नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती बंधनों के प्रति विद्रोह है। छायावाद को जो है सथुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने नहीं माना? इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है। आप लोगों का आंसर क्या होगा? इसमें गणपति चंद्र गुप्त होगा।
डॉक्टर रामविलास शर्मा होगा, जयशंकर प्रसाद होगा या फिर डॉक्टर नागेंद्र जी होगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा रामविलास शर्मा। तो रामविलास शर्मा मानते हैं कि छायावाद सुतुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, बल्कि थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती बंधनों के प्रति एक विद्रोह है। अगर ये पूछ लिया जाए छायावाद सुतुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, नहीं शब्द को काट दिया जाए, आंसर होगा हमारा डॉक्टर नागेंद्र। तो ये आपको ध्यान रखना है। छायावाद को सुतुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है डॉक्टर नागेंद्र ने और नहीं माना है रामविलास शर्मा ने। इस प्रकार की पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आप जो है आंसर तक पहुंच सकते हो और तथ्यों की बार बार रिवीजन करते हुए अपना स्कोर बढ़ा सकते हो। तो देखते हैं, डॉक्टर नागेंद्र ने छायावाद को सुतुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है, जिसका खंडन करते हुए रामविलास शर्मा जी ने ये कहा है कि इसे सामाजिक और नैतिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह के रूप में परिभाषित किया है, ना कि ये छायावाद स्कूल के प्रति शिक्षक का विद्रोह है। तो ये कहा है रामविलास शर्मा ने। इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा कि छायावाद को सुतुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने माना है, आंसर होगा डॉक्टर नागेंद्र, नहीं माना रामविलास शर्मा। तो इस तरह आप एक दो जो है तथ्यों को की पॉइंट के माध्यम से भी आप याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के अपरिष्कृत भ्रंश की रचनाओं को किस कोटि में रखा है। यानी कि जो अपरिष्कृत का मतलब होता है कि अपभ्रंश की जो बिगड़ी हुई रचनाएं है, जिसे हम अवभट भाषा की रचनाएं भी कहते हैं, तो उनको रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के रचनाओं में किस कोटि में रखा है। आंसर होगा हमारा साहित्यिक पुस्तकों के रूप में, देसी भाषा काव्य के रूप में नहीं, लोक भाषा के काव्य रूप में नहीं, ग्रंथ में नहीं, उन्होंने माना है ये साहित्यिक पुस्तकों के रूप में। तो ध्यान रखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के प्रकरण 2 में अपभ्रंश काव्य के शीर्षक के अंतर्गत 4 पुस्तकों को स्थान दिया है, जैसे कि एक है विजयपाल रासो। ध्यान रखना है भाई, ये आएगा सबसे पहले विजयपाल रासो, दूसरी है हमीर रासो, तीसरी है कीर्तिलता और चौथी है कीर्तिपता का। इन 4 रचनाओं को ही अपभ्रंश काव्य में के अंतर्गत रखा है और जो है 8 रचना को अन्य देसी भाषा में उन्होंने देसी भाषा काव्य मान लिया है, जिसे साहित्य ध्यान रखना है आपको। 4 पुस्तकों को कौन कौन सी, विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, इनको इन्होंने जो है साहित्यिक पुस्तकों के रूप में जो है स्वीकार किया है, अपभ्रंश भाषा में माना है। अपभ्रंश भाषा यानी कि अपरिष्कृत अपभ्रंश में रचित ये रचनाएं मानी गई है, जबकि और अन्य 8 पुस्तकें हैं वो देसी काव्य के अंतर्गत इन्होंने रखा है। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। विजयपाल रासो किसकी रचना है, तो ध्यान रखना है नल्ला सिंह की रचना है। उसके अलावा हमीर रासो का तो आपको पता ही है, सारंगधर सूरी जी की रचना है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये दोनों रचनाएं हैं विद्यापति की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं, साथ साथ इन रचनाओं के रचनाकारों को आपको बार बार रिवाइज करते हुए चलना है ताकि आपको याद रहे, क्योंकि कंफ्यूजन में कई बार आसान प्रश्न भी हमारे गलत हो जाते हैं। ये मैं आपको बार बार बताती हूँ, क्योंकि बार बार रिविजन से ही सफलता मिलेगी। सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। इसी उद्देश्य के साथ अधिक से अधिक तथ्य को करते हुए हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। तो देखते हैं, भक्ति उपजी लाए रामानंद। भक्ति, एक सेकेंड भाई, यहाँ पर एक शब्द में जो है यहाँ पर जो है शायद रह गया है बीच में, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, यानी कि भक्ति जो है द्रविड़ यानी दक्षिण से उपजी, दक्षिण से भक्ति का विकास हुआ, निकली यानी कि उपज हुई। और लाए रामानंद यानी कि उत्तर में जो है कौन लेकर के आए, रामानंद लेकर आए। जैसे दक्षिण भारत में भक्ति को जो है उत्तर में लाने वाले विद्वान का नाम क्या है, रामानंद जी।
तो पहले केवल 2 वर्गों के लिए भक्ति के द्वार खुले हुए थे। रामानंद ने उत्तर भारत में लाकर चारों वर्गों अर्थात सभी के लिए भक्ति के द्वारों को खोल दिया गया। तो ऐतिहासिक तथ्य, ये जो पुस्तक है ये किसमें ये जो है इस कथन को ऐतिहासिक तथ्य के रूप में अंकित किया है? सत्येंद्र जी की पुस्तक में या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक में, रामचंद्र शुक्ल में, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर होगा इसका सत्येंद्र। अगर ये पंक्ति पूछ ली जाए किसकी पंक्ति है, भक्ति दरवड़ी उपजी लायरा नंद, तो कबीर दास जी का नाम आएगा। ये ध्यान रखना है। कबीर दास ऑप्शन में हो तो आपको कबीर दास जी का नाम लगा देना है, अन्यथा अभी जो है आधुनिक रूप में सत्येंद्र जी का नाम आता है। तो ध्यान रखना है, ये प्रसिद्ध दोहा कबीर के नाम से प्रचलित है, परंतु डॉक्टर सत्येंद्र ने अपने शोध और लेखों में इस तथ्य को भक्ति आंदोलन के दक्षिण से उत्तर आगमन की ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में प्रमुखता से यहाँ पर स्थापित किया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 में क्या पूछा गया है देख लेते हैं। भ्रमर गीत प्रश्न का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण का कौन सा स्कंद है? एकादश स्कंद है, नवम स्कंद है, दशम स्कंद है? दशम स्कंद का 47वां अध्याय है या फिर अष्टम स्कंद है? तो आपको बताना है। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण जो है दशम स्कंद का 47वां अध्याय माना गया है। तो देखते हैं, सूरदास जी द्वारा लिखित भ्रमर गीत का आधार श्रीमद् भागवत पुराण का दशम स्कंद है, जो कि 46वें और 47वें अध्याय में गोपी संवाद का वर्णन इसमें किया गया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की रचना है, निबंध है, आत्मकथा है या फिर संस्मरण है? तो मिला तेज से तेज ये एक जीवनी विधा की रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो पुत्री है सुधा चौहान, उन्होंने ये जीवनी लिखी है और ये सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन पर आधारित है। तो ध्यान रखना है, एक बार फिर से इस पॉइंट को आप अच्छे से समझ सकते हो। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी इनकी पुत्री किसने लिखी है? क्या नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री का? सुधा कुमारी चौहान। उन्होंने लिखी है मिला तेज से तेज नामक पुस्तक और इसे हंस प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित किया। और ये ध्यान रखना है भाई आपको, जितनी भी ये जीवनियां लिखी गई है ये कहीं ना कहीं उनके पुत्र या उनके ही बच्चों के द्वारा लिखी गई है। जितनी भी ये जीवनी विधा की रचना है, ये पूछ लिया जाए किसकी जीवनी है, किसने लिखी है? अमृतलाल नागर की जीवनी जो कलम का सिपाही ये किसके जीवन पर आधारित है, किसने लिखी है? तो ये आपको ध्यान रखना है। लगभग लगभग सब कई जो है लेखक ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने ही पिता या अपनी ही जो है माता के ऊपर जीवनियां लिखी है। तो ध्यान रखना है, जितनी जब मैं जीवनी आपको कराऊंगी तो मैं को डिटेल से ये सब तथ्य आपको वहां पर बता दूंगी, कौन किसका पुत्र है और किसने किसके जीवन पर आधारित जो है रचनाएं लिखी हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं प्रश्न नंबर 9, छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक कौन है? छायावाद का पतन नामक पुस्तक के लेखक जो है शांति प्रिय द्विवेदी है, नंद दुलारे वाजपेयी है, रामविलास शर्मा है या फिर डॉक्टर देवराज है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर देवराज। देवराज जी द्वारा लिखी गई ये रचना छायावाद का पतन काफी इंपॉर्टेंट रचना है, परीक्षा में काफी बार पूछी जाती है, इसलिए हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। इससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट तथ्य नहीं थे इसलिए मैंने नहीं रखे। तो देखते हैं, एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है? ममता कालिया की, मेहरू परवेज की या फिर चित्र मुर्दगल की या मंजुल भगत की? तो आपको बताना है, एक पत्नी के नोट्स नामक जो रचना है वो ममता कालिया की है। तो और एक पति के नोट्स ये रचना किसकी है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है। तो ध्यान रखना है, ममता कालिया जी द्वारा 1997 में प्रकाशित हुई ये रचना एक पत्नी के नोट्स, जिसमें एक कामकाजी महिला के वैवाहिक जीवन और रोजमर्रा की चुनौतियों का यथार्थवादी चित्रण है। तो आपको ये
आपके लिए होमवर्क है भई आज का। होमवर्क एक पति के नोट्स रचना जो है रचना किसकी है, तो ये आपको बताना है। एक पति के नोट्स रचना किसकी है, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख करके बताना है। आज केवल 10 प्रश्नों को ही करेंगे भई, और अन्य तथ्यों को हम जो है नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको पसंद आती है ये क्लासेस, आपको प्रश्न अच्छे लगते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि मैं इस सीरीज को आगे रेगुलर लेकर के आऊं, या फिर और किसी तरीके से हम तथ्यों को करें। जिस प्रकार से आप क्लास चाहोगे लाने की मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी। अब रेगुलरिटी से हम जो है क्लास को करने की कोशिश करेंगे। काफी समय तक हम जो है बीच में क्लास नहीं कर पाए, इसके लिए मैं माफी चाहूंगी। और फिर से हम जो है सभी संपूर्ण हिंदी से संबंधित तथ्यों की रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, आज की क्लास हम इतना ही करेंगे। फिर से एक बार मैं कहना चाहूंगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।